देखो कल मैंने एक चीज मैं तुमको देके गया था। ये तीन चीजें थी। पहला है अपना फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फर्क है? बॉडी, ठीक है, वी कैन डिक्लेयर इट मैनी टाइम, ठीक है। हाँ सर, और कोई सर्च करके आया डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में? करके आए? देखो डिक्लेरेशन में क्या फर्क है, जैसा आप फंक्शन बनाते हो सेम वैसे ही फंक्शन बनाना है, बस उसके आगे क्या लग जाएगा, सेमीकोलन, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी भी मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा, मेन के बाहर डिक्लेयर होगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्रोग्रामिंग बॉडी होगी, कहने का मतलब है मेन, मेन की जो बॉडी होगी इसके अंदर सिर्फ एक काम होगा उस फंक्शन के लिए, वो होगा फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। इसके बाहर, मेन के बाहर कभी फंक्शन कॉलिंग नहीं होती है, मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग होती है। अब बात करूं ऊपर और नीचे की, ठीक है। आप कहीं पे भी मेन से ऊपर या मेन से नीचे कहीं पे भी फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन आप कर सकते हो। डिक्लेरेशन से क्या मतलब है, जो भी आपका रिटर्न टाइप है, उसके बाद में आपका जो भी फंक्शन नेम है, उसके बाद में आपका फंक्शन, ये है डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये है आपकी, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब कॉलिंग की बात करता हूं, इसके नीचे भी कॉलिंग कर सकते हो, और फंक्शन मतलब मेन फंक्शन के बाहर भी कहीं भी, जैसे ये आ गई आपकी फंक्शन की बॉडी। अब इसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, कोई पैरामीटर लिया है तो उस पैरामीटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब तीनों चीजें कुल मिला के अलग अलग है। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भाई इज दिस राइट वे टू डिक्लेयर एनी फंक्शन, तो हाँ ये राइट वे है, फंक्शन को डिक्लेयर करने का राइट वे है। अगर स्टैंड अलोन आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसके आगे अगर पैरेंथेसिस या स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए और सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मतलब वो डिक्लेरेशन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों चीजें अलग अलग है, आप देखोगे ना, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक चीज का फर्क है, सेमीकोलन का। सेमीकोलन लग गया, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। सेमीकोलन नहीं है, कर्ली ब्रेसेस है, इसका मतलब डिफाइन भी कर रहे हैं और डिक्लेयर भी कर रहे हैं। अब सपोज करो मैंने ये नहीं किया, फिर क्या फंक्शन डिक्लेयर हुआ है क्या? डिक्लेयर हुआ है फंक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपन ने उसको अलग से डिक्लेयर नहीं किया तो डिक्लेयर नहीं हुआ, इसमें डिक्लेरेशन भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी इंक्लूडेड है और डेफिनेशन भी इंक्लूडेड है, दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अपन फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? अगर क्लास के थ्रू कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और अगर कोई भी पैरामीटर अगर आपने दे रखा है तो यहाँ पे उसका आर्ग्यूमेंट पास करना है, पैरामीटर नहीं दे रखा है तो आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया और यहाँ आप उसका आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो तो वो चीज नहीं होगी, लेकिन हाँ पैरामीटर नहीं दिया है फिर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो भी गलत है, ठीक है ना। जितने पैरामीटर दोगे उतनी ही वैल्यू देनी है, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। अगर यहाँ पर मैंने इंट ए कॉमा इंट बी ये दो पैरामीटर दे दिए, तो यहाँ पर भी मेरे को दो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर फ्लोटिंग टाइप पास करता हूं तो क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 और 7 किया, तो क्या होगा, 5 किसको असाइन हो जाएगा, ए को असाइन हो जाएगा, 7 किसको असाइन हो जाएगा, बी को असाइन हो जाएगा। अगर इनकी जगह 6.5 कॉमा 7 ये असाइन करूँ तो 6.5 और 7 अगर ये असाइन करूँ तो इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन कल पढ़ा था अपन ने, इम्प्लिसिट हो जाएगा ये, ठीक है। इम्प्लिसिट कैसे हो जाएगा, 6.5 दिया है आपने, किसको दे रहे हो, किस टाइप के डेटा टाइप को दे रहे हो, इंटीजर को दे रहे हो, इंटीजर वो उसको चेंज करके 6 कर देगा, ठीक है ना। आपने दिया 6.5, पास क्या हो गया, 6 हो गया। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया, ऑटोमेटिक जिसको अपन ऑटोमेशन बोलते हैं,
वो वाली चीज है। अब अपन क्लास की बात कर रहे थे, ये चीज तो चलो आप कराए, अपन क्लास की बात कर रहे थे तो एक बार उसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। आप जब भी कोई क्लास बनाते हो ना, तो क्लास का नेम जो भी होता है आपका, अब जब इस क्लास के फंक्शंस को मुझे एक्सेस करना है, इस क्लास के फंक्शंस को मुझे एक्सेस करना है, तो वो कैसे एक्सेस करूंगा मैं? क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है डायरेक्टली, तो वो कैसे एक्सेस करूंगा? कल मैंने एक तरीका बताया था, यूं ऐसा कुछ करके। क्या कॉलन के इधर क्या यूज करते हैं और कॉलन के उधर क्या यूज करते हैं? इधर क्लास नेम और उधर फंक्शन नेम, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करना है, तो मैं मेन के अंदर जाऊंगा, और क्लास के थ्रू करना है तो क्लास के मेन के बाहर। ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है कि सपोज void fun x के नाम से, और यहाँ पे एक डेटा टाइप बना देता हूँ मैं int a, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा। इसके अंदर मैं एक काम कर देता हूँ, सी आउट एंटर ए और सी इन ए, ये मैंने इनपुट करा दिया। तो जब जब इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो कौन सा चीजें ऑपरेशन परफॉर्म होंगे अपने पास में? इनपुट और आउटपुट के परफॉर्म होंगे। ये क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को मुझे विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, तो वो कैसे एक्सेस करूंगा? क्लास के नेम के थ्रू। क्लास का नेम मेरा क्या है? जो भी क्लास का नेम होगा, सपोज करो मैंने ले लिया वाई, वाई नाम से क्लास नेम ले लिया, तो वाई, ठीक है। उसके बाद में आपका फंक्शन नेम क्या है? फनेक्स, ठीक है। इस तरीके से एक्सेस करूंगा तो एक्सेस अपनी जो जो भी आपका फंक्शन है वो एक्सेस हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं यूजिंग ऑब्जेक्ट। यूजिंग ऑब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन उठता है, आप जब मेन फंक्शन लगाते हो तो मेन फंक्शन के अंदर कैसे तो ऑब्जेक्ट बनाते हो? ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? क्लास नेम, क्लास नेम आपका वाई डॉट, डॉट किसने बोला? डॉट नहीं आएगा। डॉट कब आता है? जब आपको किसी फंक्शन को कॉल करना हो ना, जब किसी फंक्शन को कॉल करना हो तब ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम होता है। और जब ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे होगी? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी ले सकते हो, रियल एंटिटी थिंग भी हो सकती है। एक्सपेक्ट योर कीवर्ड्स, कीवर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जो है एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन वो किस टाइप का वेरिएबल? कंपाउंड टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं पता है ना? एक तो म्यूटेबल होते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? कंपाउंड डेटा टाइप्स। कंपाउंड के अंदर क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, और एक और आता है एनिमरेशन, जिसको आप एनम बोलते हो। एनम एक कीवर्ड होता है, ठीक है। एनिमरेशन डेटा टाइप बनाने का काम करता है। ये आपने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करूंगा? ओबीजे डॉट फंक्शन नेम क्या है? फन एक्स। कोई पैरामीटर नहीं है तो कोई पैरामीटर भी नहीं देना, और उसका सेमीकोलन। ये सिंपल वे है। अब मैं इस फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकता हूं? कैसे? कैसे? क्या एक ऑब्जेक्ट को मैं एक ही बार यूज कर सकता हूं एक फंक्शन पे? बताओ। क्या एक, जैसे मैंने ओबीजे बनाया, तो ओबीजे डॉट फनेक्स क्या एक ही बार लिख सकता हूं या मल्टीपल टाइम्स कर सकता हूं? मल्टीपल टाइम्स कर सकता हूं। जितनी बार मुझे यूज करना है उतनी बार मैं ओबीजे डॉट फनेक्स, जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार इनपुट हो जाएगा, उतनी बार आप नई वैल्यू डाल दोगे। कहने का मतलब यही है। एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? क्या एक, दो, तीन, या मल्टीपल, या सिर्फ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या है? वाई स्पेस ओबीजे बार बार लिखना पड़ेगा क्या मुझे? वाई स्पेस ओबीजे लिखा है मैंने, तो नेक्स्ट टाइम पे जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दूसरा, तो वो किस नाम से बनाऊंगा? क्या सेम नाम से बनाऊंगा? नहीं ना, दूसरे नाम से बनाऊंगा ना। ओबीजे वन, ओबीजे टू, ओबीजे थ्री, जो भी है। तो क्या मुझे बार बार वाई स्पेस ओबीजे लिखना जरूरी है क्या? वाई स्पेस ओबीजे बार बार लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। अगर मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं तो सिंपल मुझे कॉमा लगाना है। कॉमा से मैं क्या कर दूंगा? ऑब्जेक्ट्स का सेपरेशन कर दूंगा, और उन ऑब्जेक्ट्स को मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूं, ठीक है ना।
obj1 ऑब्जेक्ट नेम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज देनी है, मल्टीपल वैल्यूज कैसे, एक बार ये फंक्शन कॉल कराया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना है, सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स क्या दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करा सकता हूँ क्या? सेम ऑब्जेक्ट से सेम फंक्शन आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करा सकते हो। अभी आपने ये बोला कि आप ये कहना चाह रहे हो obj डॉट फनएक्स, एक बार कर दिया, obj डॉट फनएक्स दूसरी बार भी कर दिया, क्या अब दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं इसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। obj डॉट फनएक्स, कुल मिला के बात यह है, एक फंक्शन को कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है, बट डिक्लेयर एक बार होगा, डिफाइन भी एक बार होगा। अब बात करते हैं, अगर आपने इसको डिफाइन किया है तो क्या इसको अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं क्या? लाइक अभी मैंने void fun x किया है, नेक्स्ट टाइम पे int fun x, float fun x, क्या ये कर सकता हूँ क्या? एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन बनाए जा सकते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप के? लाइक मैंने void के नाम से बनाया fun x, अब क्या मैं इसी के नीचे यहां पर क्या मैं int fun x ये बना सकता हूँ क्या? वही तो बताऊंगा, वही तो बताऊंगा, क्या ये ऐसा बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं बना सकता हूँ। अंदर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए, इसी चीज को बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। नाम सेम होगा, या तो उसका रिटर्न टाइप बदले या उसके अंदर के पैरामीटर्स या उनका डेटा टाइप या उनकी क्वांटिटी, तीनों में से कुछ भी, इंट ए इंट बी, नेक्स्ट टाइम पे इंट ए इंट बी इंट सी, या फिर लॉन्ग ए लॉन्ग बी, ठीक है। वेरिएबल का नेम सेम हो सकता है बट उसके डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो क्या मेन फंक्शन के अंदर हो सकती है क्या? फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, अपन जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मैंने बाहर डिक्लेयर किया या नीचे डिक्लेयर किया, क्या उस फंक्शन को मैं मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो यूजर डिफाइन फंक्शन होगा? ऑब्वियसली आप यूजर डिफाइन फंक्शन बनाओगे तो क्या उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जा सकता है क्या? और नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता, उसका भी रीजन होना चाहिए अपने पास। उसका रीजन क्या है वो बता देता हूँ। अगर आप मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंटिटी रीड करने का काम होता है, ना कि उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर आपने जितने भी मेंबर्स यूज किए हैं, चाहे वेरिएबल यूज किया हो चाहे आपने कुछ भी यूज किया हो, उसको रीड करने का काम ऑब्जेक्ट का नहीं है। ऑब्जेक्ट का काम है सिर्फ फंक्शन की एंटिटी, फंक्शन के नेम को रीड करने का। जैसे ही फंक्शन रीड हो जाएगा ऑटोमेटिकली फंक्शन रन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कभी रन नहीं कराएगा उसको। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन तक आपको ले जाने का, कंपाइलर को सिर्फ फंक्शन तक लेके जाने का, ना कि ऑब्जेक्ट का ये काम है कि फंक्शन को रन कराने। ये ध्यान रखना, जो फंक्शन को रन कराने का काम है वो कौन करेगा, कंपाइलर ही करेगा, ठीक है ना। फंक्शन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा उसमें, ऑब्जेक्ट सिर्फ लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, सिर्फ रेफरेंस देगा कि भाई इस क्लास के अंदर ये चीज रखी हुई है, तुमको मैं वहां तक लेके जा सकता हूँ, तुम्हारा काम तुम ही करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम यही है, तो यहाँ पे भी अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या सेम नाम की क्लासेस बना सकते हैं? एक ही प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लासेस बनाई जा सकती है? एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर अपन कितनी क्लासेस बना सकते हैं? मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, क्या सेम नाम की बना सकते हैं? सेम नाम की क्लासेस नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे सेम नाम के फंक्शन आप अलग अलग क्लासेस के अंदर बना सकते हो, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ बना सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन सेम नाम सेम पैरामीटर के फंक्शन आप एक क्लास में नहीं बना सकते। ऐसे ही वी कांट क्रिएट मल्टीपल क्लासेस एज अ सेम नेम इन अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है। एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल जो है सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस नहीं बना सकते हैं, पहला रूल तो यही है।
सबसे पहला रूल, सेम नेम की क्लासेस अपन एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर नहीं बना सकते। दूसरी चीज, एक प्रोग्राम के अंदर एक क्लास को कितनी भी बार रीड किया जा सकता है, लेकिन उसी क्लास को अपन दूसरे प्रोग्राम के अंदर रीड नहीं कर सकते। आप मल्टी फंक्शनिंग कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर एक क्लास बनाई, उस क्लास को दूसरी क्लास के अंदर, दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, दूसरी फाइल बनाई, क्या उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो क्या? आरडीबीएमएस जैसे सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, अपने पास में, कि अपन क्या कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। एक क्लास को दूसरे प्रोग्राम के अंदर अपन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है, कि अगर अपन किसी क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को सिर्फ उसी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसका ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ वहीं तक उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप उसको पब्लिक कर देते हो, पब्लिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होती है, अपने को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, वहां पे अपने को पब्लिक डिक्लेयर करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर प्रोटेक्टेड बनाता हूँ तो प्रोटेक्टेड का क्या काम है, प्रोटेक्टेड कहीं काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के अलावा। इनहेरिटेंस के अलावा प्रोटेक्टेड कहीं काम नहीं करेगा। वो क्यों काम नहीं करेगा? प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, देखो, जब आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हो ना, या मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो, कभी भी ये क्लास इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए बेस क्लास क्या है, बी है, इसके लिए बेस क्लास क्या है, ए है, तो ये डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसको मैं पब्लिक डिफाइन कर देता हूं, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस कर सकता है क्या? इजीली कर सकता है ना, इसका ऑब्जेक्ट इजीली, आप कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी क्लास के अंदर जा सकते हो, अगर वो क्लास पब्लिक है तो, ठीक है, वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड की, अगर इस फाइल को मैं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देता हूं ना, पब्लिक प्राइवेट तो अलग थिंग है, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देता हूं, तो सिर्फ बी जो क्लास है वही सिर्फ इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सेस कर सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, लाइक उसके फंक्शंस हो गए, उसके मेंबर वेरिएबल्स हो गए, या जो भी थिंग्स है उनको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन सी कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए ये प्राइवेट है, इसके लिए ये क्या हो जाएगी, इसके लिए ये प्राइवेट हो जाएगी। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो राइट्स है, जो राइट्स हैं वो ए ने सिर्फ किसको दिए हैं, बी को दिए, ना कि सी को दिए। समझ रहे हो ना, सी के लिए वो प्राइवेट है, यूजर एक्सेस जो है वो सिर्फ बी को है। ये चीज क्लियर है? तो सबसे मेन डिफरेंस यही है प्रोटेक्टेड का, कि प्रोटेक्टेड अपन अगर किसी भी थिंग को डिक्लेयर करते हैं, वो सिर्फ उसी के लिए जो है ओपन है जिसके थ्रू उसको एक्सेस किया जा रहा है। अदरवाइज जिसके अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो, जिसने जिसको आपने राइट्स नहीं दिए है ना, जिसके थ्रू आप इनहेरिट नहीं कर रहे हो उसको, उसको कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तीसरी चीज, we can create multiple objects for same class। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे अभी तक मैंने कोई भी फंक्शन के अंदर अपने वो डिक्लेयर नहीं किए पैरामीटर्स। इन दैट केस अगर आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, और वो भी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब आपने पैरामीटर्स डाले और कॉलिंग के टाइम पे जो है उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, डालते हो कि नहीं डालते हो? मेन फंक्शन के अंदर जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, एबीसी नाम का फंक्शन बना रखा है, तो ए डॉट ए नाम का अपने पास में ऑब्जेक्ट है, एबीसी नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दे रखे हैं। एबीसी नाम के फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर दे रखे हैं, उसके अंदर एडिशन करा रखा है उन दोनों पैरामीटर का, इस तरीके से, वॉइड एबीसी इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, उसके अंदर सी आउट ए प्लस बी करा रखा है।
अब मुझे यहाँ पे हर बार अलग अलग वैल्यू से एडिशन कराना है, मतलब जितनी बार मैं उसको कॉल करूँ उतनी बार अलग वैल्यू से एडिशन हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम ऑफ कॉलिंग करनी पड़ेगी। मल्टीपल टाइम ऑफ कॉलिंग करने के लिए मुझे ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा ना। अब अलग अलग वैल्यू देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे अपन अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट टाइम पे 4,5 किया, तो फर्स्ट टाइम पे 4 जाएगा और 5 जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे दूसरी वैल्यू दूंगा, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू a डॉट एबीसी कर दिया अगर मैंने, यहाँ पे 7,8 कर दिया, तो 7 जाएगा और 8 जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम एक फंक्शन को सिंगल क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, उसकी वैल्यूज को भी चेंज किया जा सकता है। तो वही चीज बताइए, वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फॉर सेम क्लास। अब मुझे इसी फंक्शन को दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना है, तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का आपको मैंने बताया, जैसे क्लास है, जो भी आपकी क्लास नेम होगा, जो भी आपका क्लास नेम होगा इस पे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम होगा, एक तो ये तरीका लगा सकते हो, उसके आगे कॉमा लगा के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके आगे कॉमा लगा के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका, यही चीज वापस रिपीट कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज वापस रिपीट कर सकते हैं ना अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी ये स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि अपन को क्या करना है, एक ही तरीका अपनाना है कि भाई ऑब्जेक्ट के नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हर बार जो है कॉमा लगा के अपन सेपरेशन करेंगे। अपन क्या कर सकते हैं, हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन वापस से क्लास का नेम और वापस ऑब्जेक्ट नेम वाला सिंटेक्स जो है उसको रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट की पॉइंट है अपना, वी कैन कॉल अ फंक्शन इन अ क्लास मल्टीपल टाइम्स बाय एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास के अंदर हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स जो है कॉल कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब क्लास आप सबने बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं ना क्लास से आगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर क्लास नेम, ऐसे बनाते हैं ना इस तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास नेम, इस तरीके से बनाते हो ना। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है अपन ने, वो क्या काम करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सी प्लस प्लस, उसका फीचर है ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हाइड कर देता है। क्या हाइड कर देता है, हाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या डेटा को हाइड कर देगा, या उसके अंदर जो आपने मेंबर्स बना रखे हैं उनको हाइड कर देगा, क्या हाइड करेगा। अपन कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसके अंदर भी डेटा, उसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, गियर गायब हो जाते हैं क्या, या ब्रेक गायब हो जाते हैं, रहते हैं ना वो तो। उनके अंदर की जो फंक्शनलिटी है वो आपको शो नहीं होती। आपको पता है कि ब्रेक दबाने से ब्रेक लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो पता नहीं है। उसके अंदर क्या फंक्शनलिटी है, कैसे ब्रेक शू डाला हुआ है, कैसे वायरिंग करी हुई है, उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को किससे मतलब है, रिजल्टिंग आउटपुट से मतलब है कि इसका आउटपुट कैसे आएगा और क्या आएगा, ये पता नहीं है बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है। तो क्लास के अंदर जब हम कोई भी काम करते हैं ना, आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है, ना कि उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस करने की परमिशन होती है कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है, वो कभी आपको शो नहीं होगा। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड होता है वो इसीलिए काम में आता है कि जब भी आप कोई क्लास डिक्लेयर करते हो और उसके अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो उसकी फंक्शनलिटी को हिडन कर देगा, ना कि उसके मेंबर्स को। ठीक है, an abstract class can only hide the functionality of a block, not the members। सिर्फ ब्लॉक की फंक्शनलिटी को हाइड किया जाएगा, ना कि उसके मेंबर्स को। लाइक उसके वेरिएबल्स हो गए, उसके फंक्शंस हो गए, या जो भी आप उसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, उनको हाइड नहीं किया जाएगा।
एक चीज बताओ, अगर यहाँ मैं वॉइड दे रहा हूँ तो मैं अंदर कोई भी पैरामीटर पास कर सकता हूँ, किसी भी डेटा टाइप का। अगर यहाँ मैं एक स्पेसिफिक रिटर्न टाइप दे रहा हूँ, लाइक इंटीजर दे रहा हूँ या फ्लोट दे रहा हूँ, तो अंदर किस टाइप के पैरामीटर जाएंगे? अंदर सेम टाइप के पैरामीटर जाएंगे या डिफरेंट टाइप के पैरामीटर जा सकते हैं? डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो अंदर, फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट भी ले सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो ये तो है अपने पास में डेटा टाइप, और ये क्या है? ये रिटर्न टाइप है। दोनों में फर्क है, फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा और फंक्शन किस तरह का आउटपुट देगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ये तो रिटर्न टाइप है अपने पास में, और ये अपने पास में डेटा टाइप है। जिस तरह की फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आप जिस तरह की वैल्यू पास करोगे, उसी तरह का आपके पास में आउटपुट आएगा, ठीक है। रिटर्न टाइप के अंदर क्या होता है, जिस तरह का रिटर्न टाइप आप दोगे, फंक्शन उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप गेट सी एच वगैरह यूज नहीं करते हो, रिटर्न जीरो वगैरह ये यूज करते हो, उसके आगे फंक्शन काम में लिया जाता है रिटर्न के आगे कभी कभी, ठीक है। तो उसके अंदर फिर वो उस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। जैसा कि आप मैं बताऊं, अपन कभी कभी सी आउट नहीं लगाते हैं, कभी कभी रिटर्न लगाते हैं। आपने कभी देखा होगा फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन बनाते हो, तो कभी कभी, अभी जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया था ये वाला, इस सी आउट की जगह अगर मैं रिटर्न लगा दूं, रिटर्न ए प्लस बी कर दूं, अगर मैं इस तरीके से रिटर्न ए प्लस बी कर दिया मैंने, अब इसको मेरे को प्रिंट कराना है नीचे, तो मैं सी आउट ए प्लस बी इस मेरे मेन फंक्शन के अंदर लगाऊंगा। मेन फंक्शन के अंदर लगाऊंगा ना, ये मेन फंक्शन है आपका, यहाँ पे लगाओगे सी आउट ए प्लस बी। अब ये वैल्यू कैसे एक्सेस करेगा? जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तभी तो ये वैल्यू एक्सेस करेगा ना। अगर मैं स्टैंड अलोन यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, मेन फंक्शन के अंदर आगे सी आउट ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ए और बी बना है ये तो ग्लोबल है। मेन फंक्शन के अंदर बाहर जो भी आप पैरामीटर बनाते हो, जो भी फंक्शन बनाते हो, वो सब क्या होता है? ग्लोबल होता है। उसको पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या इसकी वैल्यूज को यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जब मैं वैल्यूज पास करूंगा तो वैल्यूज यहाँ जाएगी, ए और बी के अंदर वैल्यूज गई, ए प्लस बी किया मैंने, वैल्यू क्या हो गई? रिटर्न। रिटर्न होके वापस कहाँ आएगा? मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को अपन प्रिंट करा देंगे ए प्लस बी करके, जो भी रिटर्न वैल्यू आपके पास में आएगी। क्या हो गया ये? किसी अदर वेरिएबल में सी में डाल सकते हो, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दो, सी को प्रिंट करा दो, बात तो एक ही है, कैसे भी कर सकते हो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, दोनों में फर्क है, सेमीकोलन का और बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आपने डेफिनेशन के टाइम पे सेमीकोलन लगा दिया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसके आगे की बॉडी बेकार है। अगर आपने फंक्शन बनाया एबीसी के नाम से और उसके आगे सेमीकोलन लगा के और ये स्टार्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। फंक्शन आपका यहीं खत्म हो गया। उसके आगे उसकी अगर आपने बॉडी बनाई है तो उसमें एरर कुछ नहीं आएगी, लेकिन उसको रीड नहीं करेगा, स्टेटमेंट खत्म हो गया ना। उसके लिए तो फिर वो बॉडी दूसरी हो गई, उससे इसका और इसका कोई लेना देना ही नहीं रहा, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको ये सेमीकोलन नहीं लगाना है यहाँ पे, तब जाके ये बॉडी जो होगी इस स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, अदरवाइज इस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। एक स्टैटिक कीवर्ड होता है, स्टैटिक, है ना। एक तो होता है कॉन्स्ट, कल ही पढ़ा था अपन ने, कॉन्स्ट, डिफाइन, ये दो पढ़े थे, ये दोनों तो क्या काम करते हैं? कांस्टेंट बनाने का काम करते हैं। हैश डिफाइन जो होता है, कांस्टेंट डिफाइन करने का काम करता है। ये स्टैटिक कीवर्ड क्या काम करता है? स्टैटिक, अपन मेन फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या आपने जावा में पढ़ा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे लिखते हैं, या स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज किया होगा। तो स्टैटिक कीवर्ड का क्या काम है? ये वाला कीवर्ड क्या काम करता है? अगर ये कांस्टेंट बनाने का काम करते हैं तो स्टैटिक क्या काम करता है? क्या स्टैटिक की वैल्यू को रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर नहीं है किसी के पास, ये भी पता होना चाहिए। देखो, एक तो अपन इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सिंपल, इंट ए इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप स्टैटिक लगाते हो और कॉन्स्ट, दोनों में क्या फर्क है? ये क्या डिफाइन करना, क्या कर डिफाइन करने का काम करेगा?
कांस्टेंट डिफाइन, इसकी वैल्यू फिक्स कर देगा। स्टैटिक क्या काम करेगा, स्टैटिक के अंदर आप कंपाइल टाइम पे यानी कि प्रोग्रामिंग टाइम पे जो है वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रन टाइम पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो। कांस्टेंट के अंदर रन टाइम पे वैल्यूज चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दो अगर, तो हाँ डेफिनेटली मैं ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, या ए इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दूं तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लेकिन रन टाइम पे अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ तो कांस्टेंट के अंदर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, स्टैटिक के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है रन टाइम पे। दोनों में फर्क है। स्टैटिक रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं करता है, सॉरी स्टैटिक रन टाइम पे वैल्यू चेंज करता है, कांस्टेंट रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। स्टैटिक जो है वो रन टाइम पे वैल्यूज को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। कांस्टेंट या कॉन्स्ट कह लो, सी ओ एन एस टी, कॉन्स्ट जो है वो रन टाइम पे वैल्यूज चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप अगर करना चाहते हो तो कंपाइल टाइम पे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। कांस्टेंट को डायरेक्ट आप जो है रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं करा सकते किसी भी हालत में, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप उसका डेटा टाइप भी डिफाइन नहीं करोगे ना तो भी उसकी वैल्यू फिक्स है। कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 तो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई 10, उसको मतलब नहीं इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कोई मतलब नहीं है उसको उससे, वो वैल्यू फिक्स है उसके लिए, ठीक है। लेकिन स्टैटिक के अंदर आप क्या करोगे, डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैटिक के अंदर आप बिना डेटा टाइप के जो है स्टैटिक नहीं बना सकते, फंक्शन को भी स्टैटिक बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं, नहीं रन टाइम, इस पे रन टाइम पे वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट में रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया मैंने, ए के अंदर आपने 10 डाला, कांस्टेंट के अंदर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन स्टैटिक के अंदर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी रन टाइम पे हो सकता है। मैं बताता हूँ स्टैटिक की जरूरत क्या है। जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन दो तरीके से होती है। एक तो आप स्टैटिक करते हो, एक डायनामिक करते हो। वो स्टैटिक और डायनामिक से क्या मतलब है, एक तो रन टाइम पे वैल्यूज डालते हो, एक कंपाइल टाइम पे वैल्यूज डालते हो ना, सॉरी मतलब एक तो इस तरीके से करते हो इक्वल टू 10, एक सीन के थ्रू करते हो, ये दो चीजें करते हो ना। इस टाइम पे अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ तो इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, स्टैटिक वाले के अंदर, ठीक है ना। इस टाइम पे वैल्यूज जो डाल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने ए को कांस्टेंट कर दिया तो क्या मैं रन टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ क्या, अगर ए में इनपुट कराऊंगा, अगर मैंने कॉन्स्ट ए कर दिया, सी ए, सी इक्वल्स टू ए, इंट ए डिक्लेयर कर दिया आपने, अच्छा यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, वो तो अपडेटेड वैल्यू आ गई ना, वो तो अपडेटेड वैल्यू आ गई, नहीं समझे। एक ही आपने पहले से वैल्यू डाल दी, इनपुट कर चेंज कर रहे हो, तो वो चीज आपकी पॉसिबल नहीं होगी वहां पे, ठीक है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्लास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने को क्लास जो कीवर्ड है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप अपन कल ही सॉल्व कर लेंगे चाहे तो, ठीक है। जो भी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप है मल्टीपल जो भी इसके आते हैं भाई, एक क्लास के अंदर अपन क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैंने चेक किए थे। कई तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, मतलब उसके अंदर कैसे इनहेरिटेंस करोगे आप, कैसे उसको डिफाइन करोगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, बिना ऑब्जेक्ट के क्लास को कैसे कॉल करोगे, क्या कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास को कॉल कर सकते हैं क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस अपन कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं एक इनहेरिटेंस की। एक इनहेरिटेंस का लेवल होता है, एक पहले तो मैं बता देता हूँ। ये पांच होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। एक जावा सबने पढ़ी है, अभी है अपने कोर्स में, है ना। कौन सा वाला इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, इनमें से एक इनहेरिटेंस ऐसा है, हाइब्रिड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड जो है इन दोनों को मिक्स करके बनता है, ठीक है। तो अब इनमें से कोई एक ऐसा है जो वहां पे अलाउ नहीं है,
तो ऑब्वियसली अगर वो अलाउ नहीं होगा तो हाइब्रिड भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा वाला अलाउ नहीं है, मतलब आप कौन सा इनहेरिटेंस नहीं कर सकते? मल्टीपल। मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या करते हो आप? मल्टीपल बेस क्लास होती है और एक सब क्लास होती है, सिंगल एक सब क्लास होती है, एक सब क्लास होती है, ठीक है ना। अब इस को बोलते हैं अपन मल्टीपल, ठीक है। इसका उल्टा कर दोगे ना, उल्टा मतलब इसको अगर मैं ऐसे कैसे पकड़ के घुमा दूं, मतलब एक क्लास तो ऊपर चली जाएगी और दो क्लासें नीचे आ जाएगी, वो क्या बोलेंगे अपन उसको? हेरारिकल। वो होगा आपका हेरारिकल। मतलब वन बेस क्लास होगी, मल्टीपल सब क्लासेस हो सकती है। मल्टीपल के अंदर मल्टीपल बेस क्लास होगी और सिंगल सब क्लास होगी। एक ही क्लास ऊपर वाली मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस करेगी, वो तो होगा मल्टीपल। और एक ही क्लास को मल्टीपल क्लासेस के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें। इस तरीके से अगर मैंने एक क्लास के अंदर कोई फंक्शनलिटी डिफाइन कर रखी है, उसको अगर मैं दो क्लासेस के अंदर यूज करना चाह रहा हूं, तो वो तो हो गया अपना हेरारिकल, ठीक है। इसको तो बोलेंगे अपन हेरारिकल। ये क्या है अपना? मल्टीपल, ठीक है। ये मल्टीपल है, एक से ज्यादा बेस क्लासेस और सिंगल सब क्लास होगी, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को मिक्स करता हूं ना मैं, इन दोनों को अगर मिक्स करता हूं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का। भाई ऊपर वाला सेक्शन क्या हो गया अपना? ये वाला सेक्शन क्या है? मल्टीपल है ना। और ये वाला सेक्शन क्या है? ये मल्टी लेवल है, ओ सॉरी हेरारिकल है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। तो ये वाला जो मल्टीपल है ना, ये जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपन इंटरफेस यूज में लेते हैं। इंटरफेस है ना, इंटरफेस जो यूज होता है वो मल्टीपल के जो होता है सब्सटीट्यूशन में इनको यूज होता है, ठीक है। उसकी जगह अपन इसको यूज करते हैं। अब देखो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं बता देता हूँ। सिंगल लेवल के अंदर कितने लेवल होंगे? एक सिंगल लेवल होगा, एक ही बेस क्लास होगी, एक ही सब क्लास होगी। अगर उससे ज्यादा लेवल होते हैं तो वो सिंगल लेवल के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। एक ही बेस क्लास होगी और एक ही सब क्लास होगी, ठीक है ना। ये सिंगल लेवल हो गया। मल्टी लेवल की बात करते हैं तो एक से ज्यादा लेवल होंगे, ठीक है ना। लेकिन हर एक क्लास की अपनी एक ही बेस क्लास और एक ही सब क्लास होगी। ना तो मल्टीपल बेस क्लासेस होगी, ना ही मल्टीपल सब क्लासेस होगी। मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस है। लेवल अलग अलग होंगे, लेकिन क्लासेस सबकी एक ही होगी। एक ही पेरेंट होगा, एक ही चाइल्ड होगा, एक ही सुपर होगा, एक ही सब होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सुपर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, सुपर क्लास और सब क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तीन नाम होते हैं। या तो बेस कह लो, या सुपर कह लो, या पेरेंट कह लो। डिराइव्ड, डिराइव्ड आता है। ये तीन होते हैं, या तो पेरेंट चाइल्ड कह लो, या बेस और डिराइव्ड कह लो, या सुपर या सब कह लो। तीनों में से कुछ भी, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है ना। जिसको इनहेरिट किया जाता है, जिसको इनहेरिट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिस क्लास को इनहेरिट करेंगे ना अपन, मतलब जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे, वो पेरेंट ना, वो पेरेंट क्लास होगी। दैट विल बी इनहेरिटेड। जिसको इनहेरिट करोगे, जिसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे, वो क्या है अपने पास में? बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। तीनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। जो इनहेरिट करेगी, अब बात करते हैं जो इनहेरिट करेगी। दो चीजें हैं, एक तो जो इनहेरिट होगी और एक जो है जो इनहेरिट करेगी। जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं, अपन उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, अपने अंदर उनकी आदतें होती है, अपन ने उनसे ली है, तो अपन उनको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ना कि अपन इनहेरिट हो रहे हैं।
और जो इनहेरिट हो रहा होता है वो कौन होता है, बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। पेरेंट चाइल्ड से समझ लो आप, आपको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो पेरेंट चाइल्ड से समझ लो। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास से समझ लोगे तो उससे पता चल जाएगा पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। पेरेंट क्लास जो इनहेरिट होगी, चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करेगी, दोनों चीजें अलग अलग है। अब अगर मैं जैसे बात करूं, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब बी किसको इनहेरिट कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है। यानी कि ए में जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसको अपन बी में एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बी की प्रॉपर्टीज को ए में एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बी की प्रॉपर्टीज को ए में इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी चाइल्ड क्लास है। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं, अगर मुझे बी की प्रॉपर्टीज को ए में एक्सेस करना है, ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ये कैसे मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि मैं इसको बेस क्लास बनाऊंगा, इसको चाइल्ड क्लास बनाऊंगा इनहेरिटेंस के टाइम पे। जिसकी क्लास की प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी होती है उस क्लास का नाम और नई क्लास का नाम। मुझे बी की प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी बी में एक्सेस करनी है तो ऐसे ही तो लिखूंगा, क्लास बी कॉलन, इधर दूसरी क्लास का नाम लिखूंगा ना, ए। इसका मतलब क्या है, इसको एक्सेस कर रहे हैं अपन, बी क्लास जो है वो ए क्लास को एक्सेस कर रही है, ऐसे डिफाइन करते हो। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि मैं पहले पहले मैंने क्लास बी बनाई, उसकी प्रॉपर्टीज बनाई, फिर क्लास ए बना रहा हूं और उसकी प्रॉपर्टीज बना रहा हूं, ये मैंने बना लिया। उसके बाद में मैं मेरे पेन से कॉपी के अंदर ऐसे कर देता हूं, क्या ये पॉसिबल है क्या, ऊपर एक्सेस कर रहा हूं नीचे दूसरी क्लास बना रहा हूं, क्या वो पॉसिबल है क्या, वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपने पहले डिराइव्ड क्लास बनाई, पहले बेस क्लास बनाई फिर आप डिराइव्ड क्लास बना रहे हो, या आपने पहले पेरेंट क्लास बनाई फिर आप चाइल्ड बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आप पहले चाइल्ड भी बना सकते हो, क्योंकि जब कंपाइलर जाएगा तो क्लास में नहीं जाएगा, पहले कंपाइलर जाएगा मेन पे, मेन के बाद वो जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट जाके उसको रीड कराएगा जहां पे आपको जाना है, ना कि क्लास डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है। क्लास जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, एनकैप्सुलेशन है, कैप्सूल बनाया हुआ है, उसके अंदर अपने कुछ मेंबर वेरिएबल्स है, कुछ मेंबर फंक्शंस है, बस उसका काम है, आपको कैप्सूल बना के दे दिया। आपको अगर इसकी प्रॉपर्टीज को इन फ्यूचर कहीं पे एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो, इससे ज्यादा क्लास का रोल कुछ नहीं होता। इससे ज्यादा क्लास कहीं पे भी डिफाइन नहीं करेगी, या ये कभी नहीं बताएगी कि आपको क्या कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, वो सब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा। सारा काम है ऑब्जेक्ट का। वॉचमैन है ऑब्जेक्ट, इन्होंने ले लिया है फ्लैट, इनका काम है रहने का। कोई गेस्ट आएगा, वॉचमैन का काम है कि इसको बताना है कि तेरे को कहाँ जाना है, मैं लेके नहीं जाऊंगा, एड्रेस दे दूंगा, ये फ्लोर है यहाँ जाना है, अंदर के इंसानों से तू मिल लियो जाके। चीज समझ में आई, वो वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का काम है सिर्फ आपको लेकर जाने का, रेफरेंस जो है वो ऑब्जेक्ट देगा, ना कि क्लास देगी। क्लास सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना देगी अपनी, स्टैंड अलोन आपने एक्सेस कर लिया कोड, बस उसका काम इतना ही है, ठीक है ना। एक कीवर्ड है वो बता देता हूं मैं, एक तो एनम, जो अभी मैंने छेड़ा था, एनमरेशन जिसको बोलते हैं अपन, एक तो एनमरेशन, एक वॉलेटाइल, और रजिस्टर। इन तीन चीजों के बारे में पता करके लाना, एक तो वॉलेटाइल, एक रजिस्टर और एक एनम। एनम जो है वो मैंने बता दिया डेटा टाइप होता है, काम क्या है वो सर्च करके लाना। दूसरा है वॉलेटाइल, ठीक है ना, कभी यूज नहीं किया अपन ने कभी, वॉलेटाइल का पता करके लाना। और एक रजिस्टर का पता करके, रजिस्टर कीवर्ड क्या काम करता है। ये तीन कीवर्ड है जो सी में भी काम आते हैं और सी प्लस प्लस में भी काम आते हैं। बाकी जो नए वाले हैं वो तो अपन ने सबने यूज किए हुए हैं, आपने न्यू कीवर्ड यूज किया हुआ है, दिस कीवर्ड यूज किया हुआ है। अगर आप वेरिएबल नेम और पॉइंटर नेम सेम ले लेते हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, दिस कीवर्ड के थ्रू करोगे। जैसे आपने पॉइंटर बनाया तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, सेम नाम से पॉइंटर बना दिया, ए नाम से वेरिएबल बना दिया, ए नाम से पॉइंटर बना दिया, तो इसी तरीके से उसको डिफाइन करेंगे अपन पॉइंटर को। तो इसकी दिक्कत नहीं है।
ये तीन पता करके लाना जो अपन ने कभी यूज नहीं किए। एनम जो है कीवर्ड अपन ने कभी नहीं पढ़ा, जबकि डेटा टाइप था, फिर भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट वॉलेटाइल का भी नहीं पढ़ा और रजिस्टर नहीं पढ़ा। तीनों अलग अलग चीजें हैं। इतना बता देता हूँ, रजिस्टर जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी के टाइम पे काम में आता है। मैलॉक जब अपन यूज करते हैं ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो, कैलॉक मैलॉक, ठीक है, वहां पे काम आता है। कैलॉक मैलॉक से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।